11 जनवरी 1982। मुंबई में हर रोज की तरह सुबह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोकल ट्रेनों की आवाजें, लोगों की भीड़ भाड़ और काम पर जाने वाले लोग वैसे ही हमेशा की तरह चल रहे थे। लेकिन दोपहर होते होते शहर की ये भागम भाग अचानक थम गई। खबर आई कि वडाला में पुलिस ने दिन दहाड़े एक खतरनाक गैंगस्टर को गोली मार दी है। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि मान्या सुर्वे था, जिसने अंडरवर्ल्ड की परिभाषा ही बदल कर रख दी थी। मान्या कोई सड़क छाप गुंडा नहीं था। वो एक एजुकेटेड नौजवान था जिसने कॉलेज तक की पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत और सिस्टम की नाइंसाफी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। सालों की जेल, धोखे और सर्वाइवल की जंग ने उसे एक ऐसा क्रिमिनल बना दिया जिसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को बदल करके रख दिया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक ऐसा डेयरिंग गैंगस्टर आया है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्ट्रेटजी से खेलता है। वो अपने दिमाग से ऐसी प्लानिंग करता था जिसमें पुलिस भी उलझ कर रह जाती थी। ये वही था जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार डॉन से सीधी टक्कर ली थी। मुंबई की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था जब पुलिस को किसी गैंगस्टर को मारने के लिए एनकाउंटर का सहारा लेना पड़ा। वो एनकाउंटर सिर्फ एक मुजरिम की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नए दौर की शुरुआत थी जहां पुलिस का इंसाफ बंदूक की गोली से तय होता था। तो चलिए जानते हैं मान्या सुर्वे की पूरी कहानी, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे इंटेलिजेंट गैंगस्टर था। साल था 1969। बंबई, जो आज मुंबई बन चुका है, उस वक्त अपने मिल वर्कर्स की लंबी स्ट्राइक्स, सूती कपड़ों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और एक उभरते हुए क्राइम सिंडिकेट के बीच अपनी सांस ले रही थी। बंबई बदल रहा था और इस बदलते शहर के दादर इलाके में कीर्ति कॉलेज नाम का एक फेमस इंस्टीट्यूट था। वहां एक लड़का था जिसका नाम था मनोहर अर्जुन सुर्वे, एक आम मिडिल क्लास महाराष्ट्रियन परिवार का लड़का। अगर आप उस वक्त मनोहर को देखते तो आपको उसमें सिर्फ एक आम इंसान की शराफत दिखती, एक ऐसा लड़का जिसके सपने थे, जो अपनी मां को इस गरीबी से निकालकर एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था। मनोहर पढ़ाई में बहुत तेज था। केमिस्ट्री और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में उसकी पकड़ ऐसी थी कि प्रोफेसर्स आपस में बात करते थे कि ये लड़का एक दिन आईएएस ऑफिसर बनेगा या किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप पोस्ट पर बैठेगा। उसकी जिंदगी किताबों, नोट्स और कॉलेज लाइब्रेरी के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कोई और ही भयानक लिखन लिख रखी थी, और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से जिंदगी एक आम इंसान के साथ सबसे बड़ा और सबसे गंदा माइंड गेम खेलती है। मनोहर का एक स्टेप ब्रदर था जिसका नाम था भार्गव दादा। भार्गव पहले से ही थोड़ा बदमाश किस्म का इंसान था और प्रभादेवी इलाके में उसकी छोटी मोटी गैंग चलती थी। एक दिन भार्गव का किसी दांडेकर नाम के आदमी से झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ा कि उसमें दांडेकर का मर्डर हो गया। पुलिस आई और उन्होंने भार्गव को अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पुलिस ने एक ऐसी गलती की, या कहूँ एक ऐसी लापरवाही की, जिसने आगे चलकर पूरे शहर को खून से नहलाया। उन्होंने भार्गव के साथ साथ बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ वहां पर मौजूद होने के शक में मनोहर को भी उठा लिया। एक आम मासूम लड़का जिसने शायद कभी किसी पर जोर से आवाज तक नहीं उठाई थी, उसे सीधा मर्डर केस का मेन अक्यूज्ड बना दिया गया। कोर्ट में लंबा ट्रायल चला। मनोहर रो रो कर चीखता रहा। वो जज के सामने अपनी मार्कशीट दिखाता रहा, बार बार कहता रहा कि मेरा इस क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, मैं पढ़ने वाला लड़का हूँ, मेरा फ्यूचर बर्बाद मत करो। लेकिन कोर्ट जज्बात नहीं देखती। कोर्ट सिर्फ वो कागज देखती है जो पुलिस पेश करती है। मनोहर को आजीवन कारावास यानी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई। उस पल जब जज ने अपना हथौड़ा बेंच पर मारा, उस आवाज ने सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं सुनाया था, उसने मनोहर के अंदर के उस मासूम पढ़ने लिखने वाले लड़के को हमेशा के लिए मार दिया था और जन्म दिया था मुंबई अंडरवर्ल्ड की सबसे खौफनाक दिमाग को। उसी दिन मनोहर मर गया और मान्या सुर्वे पैदा हुआ। पुणे की खौफनाक यरवादा जेल में मान्या को शिफ्ट कर दिया गया। शुरुआत में उसने खुद को नॉर्मल रखने की, चुपचाप अपनी सजा काटने की कोशिश की, लेकिन जेल के अंदर का ब्रूटल टॉर्चर, वहां के राइवल गैंग्स का गंदा दबाव और वार्डन्स की क्रूअल्टी ने मान्या को एक बहुत बड़ी सीख दी। मान्या ने समझ लिया कि अगर इस नरक में जिंदा रहना है तो सामने वाले जानवर से ज्यादा खतरनाक जानवर बनना पड़ेगा। और मान्या के पास एक ऐसी ताकत थी जो बाकी किसी गुंडे के पास नहीं थी, उसका पढ़ा लिखा दिमाग। यरवादा जेल के उस अंधेरे सीलन भरे सेल में मान्या ने वापस किताबें पढ़ना शुरू किया, लेकिन ये हिस्ट्री, मैथ्स या साइंस की किताबें नहीं थी। ये थी जेम्स हैडली चेज और एगाथा क्रिस्टी की इंटरनेशनल क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स।
क्या आप इस आयरनी को इमेजिन कर सकते हैं? एक आदमी जो सिस्टम का सताया हुआ है, वो जेल के अंदर क्राइम नॉवेल्स पढ़ रहा है, टाइम पास करने के लिए नहीं बल्कि क्राइम प्लानिंग सीखने के लिए। वो दिन रात नोट करता था कि पुलिस कब और कहां गलती करती है, बैंक रॉबरी कैसे की जाती है जहां एक भी सबूत ना बचे, एस्केप रूट कैसे बनाए जाते हैं ताकि पुलिस कभी ट्रैक न कर पाए। उसने जेल के अंदर अपना एक छोटा लेकिन मजबूत सिंडिकेट बनाना शुरू किया। शेख मुनीर और सुहास भटकर जैसे लोग उसके दोस्त बने, जो आगे चलकर उसके सबसे वफादार सिपाही बनने वाले थे। मान्या ने अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। वो समझ चुका था कि बाहर निकलकर उसे वही सब करना है जो इस सिस्टम ने उसके ऊपर थोपा है। लेकिन मान्या का प्लान चिल्लर चोरी का नहीं था, वो बंबई पर राज करना चाहता था। लेकिन वो बाहर आता कैसे? लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी एस्केप प्लान जो हॉलीवुड की किसी माइंड बेंडिंग मूवी से कम नहीं थी। साल था 1979। मान्या को येरवाड़ा से रत्नागिरी जेल शिफ्ट किया गया। यहां मान्या ने अपने दिमाग का पहला बड़ा इस्तेमाल किया। उसने अचानक से एक ऐसी अजीब बीमारी का नाटक किया जो जेल के डॉक्टर्स की पकड़ में ही नहीं आ रही थी। वो ऐसे सिम्टम्स दिखाता कि लगता उसकी जान जाने वाली है। मजबूर होकर जेल एडमिनिस्ट्रेशन को उसे बाहर के सिविल हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और वहां अपने उसी पढ़े लिखे दिमाग और जेम्स हैडली चेज की पढ़ी हुई स्ट्रैटेजी का यूज करके वो गार्ड्स को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस देखती रह गई और मान्या हवा में गायब हो गया। मान्या मुंबई वापस आ गया था, लेकिन 10 साल का वक्त गुजर चुका था और 1979 का मुंबई अब कीर्ति कॉलेज वाले बंबई से बिल्कुल अलग था। हाजी मस्तान और वरदराजन मुदालियर का टाइम धीरे धीरे ढल रहा था। स्मगलिंग का धंधा अब खूनी रूप ले रहा था, और इस सब के बीच एक नया बेहद खतरनाक नाम मुंबई की सड़कों पर अपनी दहशत फैला रहा था, दाऊद इब्राहिम। दाऊद और उसके भाई शब्बीर की डी कंपनी और उनके सबसे बड़े राइवल्स पठान गैंग पूरे मुंबई को अपने बाप की जगह समझ रहे थे। डोंगरी से लेकर भेंडी बाजार तक सिर्फ इनका खौफ था। ऐसे में एक अकेला भगोड़ा मान्या सुर्वे क्या करता, जिसके पास ना पैसा था, ना वेपन्स और ना ही आदमी। उसने वही किया जो उसने बरसों तक उस अंधेरी कोठरी में प्लान किया था। उसने अपनी खुद की एक गैंग बनाई, मान्या सुर्वे गैंग। उसके गैंग की एंट्री मुंबई अंडरवर्ल्ड में किसी आम गुंडे की तरह नहीं बल्कि एक भूकंप की तरह हुई। आपको लगता है कि बैंक रॉबरी या चोरी सिर्फ पैसे लूटने के लिए होती थी? नहीं, मान्या के क्राइम करने का तरीका इतना कठिन और अलग था जिससे मुंबई सीआईडी और टॉप ऑफिसर्स भी अपना सर खुजलाते रह जाते थे। उसने मुंबई के इतिहास की पहली सबसे चतुर और टेक सेवी रॉबरीज की। मान्या का मोडस ऑपरेंडी सुनिए। वो पहले एक कार चोरी करता, लेकिन उस कार के आगे और पीछे की नंबर प्लेट्स अलग अलग लगाता था। क्यों? ताकि अगर चोरी के वक्त आगे से कोई विटनेस देखे तो वो पुलिस को अलग नंबर बताए, और अगर पीछे वाला देखे तो अलग। पुलिस इसी कंफ्यूजन में ही उलझी रहती थी। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड्स में एक के बाद एक ऐसी रॉबरीज दर्ज होने लगी जहां काम इतना परफेक्ट था कि क्राइम सीन पर एक सिंगल फिंगरप्रिंट तक नहीं मिलता था। कांस्टेबल से लेकर पुलिस कमिश्नर तक सब परेशान थे कि आखिर ये किसका दिमाग चल रहा है शहर में। एक तरफ था दाऊद इब्राहिम, जिसके पास एक एंडलेस फौज और ब्लैक मनी का बड़ा पहाड़ था, और दूसरी तरफ था मान्या सुर्वे, जिसके पास सिर्फ उसका शार्प माइंड था और एक ऐसी भूख थी जिसमें खोने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि बंबई की सड़कों पर दिन दहाड़े गोलियां चलना, गैंग वॉर्स होना एक आम बात हो गई थी। आम लोग शाम ढलते ही अपने घरों में कैद हो जाते थे। दाऊद और मान्या के बीच का ये कोल्ड वॉर अब एक ब्लडी वॉर में तब्दील होने वाला था। और फिर आया 1981 का वो दिन जिसने अंडरवर्ल्ड का नक्शा बदल दिया। मान्या सुर्वे ने बुरी तरीके से दाऊद के सगे भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर का प्रभा देवी पेट्रोल पंप के पास खून करने में पठानों की मास्टरमाइंड की तरह मदद की। शब्बीर का खून ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, ये वो शॉकवेव थी जिसने बॉम्बे अंडरवर्ल्ड की नींव तक हिला दी। दाऊद अपने भाई की मौत की खबर सुनकर पागल हो चुका था। उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खा ली थी कि मान्या सुर्वे को वो किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेगा। बंबई में दाऊद के शूटर्स मान्या को कुत्तों की तरह ढूंढ रहे थे, लेकिन मान्या तो एक ऐसी परछाई था जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। वो अपने ठिकाने हर दिन बदलता था, भेस बदलता था। यही वो क्रिटिकल वक्त था जब इंडियन पुलिस और कानून के सिस्टम में एक ऐसे नए शब्द ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे देश के क्राइम ग्राफ और पुलिसिंग का तरीका ही बदल दिया। वो शब्द था एनकाउंटर। मुंबई पुलिस फोर्स पूरी तरह समझ चुकी थी कि मान्या सुर्वे को पकड़कर कोर्ट में ले जाकर उसे लीगली सजा दिलवाना अब उनके बस की बात नहीं है। उसके खिलाफ कोई आम आदमी या विटनेस कभी गवाह बनने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी पुरानी मर्डर फाइल क्लोज हो चुकी थी और नए रॉबरीज या मर्डर्स में कोई डायरेक्ट ट्रेस नहीं था।
उस वक्त के तेज तर्रार और नई पुलिस कमिश्नर जूलियो रिबेरो ने फैसला किया कि इस बीमारी को जड़ से खत्म करना होगा। मुंबई पुलिस ने एक कोवर्ट मिशन बनाया। 2 बेहद यंग, शार्प और फियरलेस ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में बुलाया गया, इंस्पेक्टर इजाक बागवान और इंस्पेक्टर राजा तंबत। उन्हें क्लियर अनरिटन इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे। मान्या को अरेस्ट नहीं करना है, उसकी कहानी खत्म कर देना है, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ऐसे मास्टर प्लानर को उसकी ही गेम में कैसे हराया जाए जो आपका हर मूव पहले से जानता हो। मान्या की आखिर वीकनेस क्या थी? क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, चाहे वो रियल हो या फिक्शनल, उसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। और मान्या सुर्वे की कमजोरी थी उसका एक विद्या नाम की लड़की से प्यार, जिससे मान्या बेइंतहा प्यार करता था। ये अकेली एक ऐसी कड़ी थी जो मान्या को उसके जमीन से जोड़कर रखती थी। विद्या एक स्वीट शॉप के आसपास या एक फिक्स लोकेशन पर मान्या से छुपकर मिलने आती थी। दाऊद इब्राहिम को अपने इन्फॉर्मेंट्स के जरिए ये बात पता चल चुकी थी कि मान्या विद्या से कब और कहां मिलने वाला है। और यहां पर आता है वो पॉइंट जो आपका दिमाग हिला देगा। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम ने, यस, बंबई के सबसे बड़े डॉन ने खुद मुंबई पुलिस को फोन करके मान्या सुर्वे की एग्जैक्ट लोकेशन का टिप ऑफ दिया था। एक अंडरग्राउंड गैंग वॉर को अपने फेवर में खत्म करने के लिए कानून के रखवाले और कानून को तोड़ने वाले दाऊद अब इनडायरेक्टली एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। सोमवार का दिन था, वडाला का अंबेडकर कॉलेज जंक्शन। वक्त था दोपहर के करीब 1:30 बजे का। मुंबई की कड़कती धूप में ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था। मान्या अपनी एक स्टोलन एम्बेसडर कार में आया था। उसकी नजर अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढ रही थी। उसे अपनी दिमागी कैलकुलेशन पर इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका जेम्स हैडली चेज का थ्रिलर नॉवेल आज अपने आखिरी और सबसे खूनी चैप्टर पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर इजाक बागवान और राजा तंबट अपने एलीट स्क्वाड के साथ सिविलियन कपड़ों में वहां पहले से तैयार थे। उन्होंने भेलपुरी वाले, स्टूडेंट्स और बस स्टॉप पर खड़े लोगों का भेष बनाया हुआ था। आसपास का माहौल बिल्कुल एक आम बंबई के दिन जैसा था, लेकिन हवा में मौत की एक अजीब सी खुशबू थी। एक सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। जैसे ही मान्या गाड़ी से उतरा, उसकी तेज आंखों ने भीड़ में उन अनजान चेहरों को पहचान लिया। मान्या को 1 सेकंड में समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। किसी अपने ने ही उसकी मौत का सौदा किया है और अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए उसने तुरंत अपनी इंपोर्टेड वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकाल ली। लेकिन इस एक बार मुंबई पुलिस ने उसे प्लानिंग करने का या गेम को पलटने का कोई वक्त नहीं दिया। पुलिस ने चारों तरफ से मान्या पर फायरिंग शुरू कर दी। मान्या ने कवर लेने की कोशिश की और क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी थी। वडाला का वो शांत और बिजी इलाका अचानक किसी वॉर जोन में तब्दील हो गया। गोलियों की आवाज से आम लोग अपनी जानें बचाकर चीखते हुए भागने लगे। गाड़ियों के शीशे टूट रहे थे और धूल उड़ रही थी। मान्या बहादुरी से लड़ा, लेकिन चारों तरफ से घिर चुका मान्या को करीब 5 गोलियां आकर लगी। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर खून से लटपट था। एक ऐसा आदमी जिसके सिर्फ नाम सुनने से मुंबई के बड़े बड़े डॉन और पॉलिटिशियन कांपते थे, आज वही मान्या मुंबई की तपती सड़क पर जमीन पर गिरा पड़ा था, हाँफ रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां पर खत्म नहीं होती। लेकिन रियलिटी में एक अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत हमेशा अपनों की गद्दारी से ही होती है। केईएम हॉस्पिटल पहुंचने तक मान्या सुर्वे की सांसें हमेशा के लिए टूट चुकी थी। बॉम्बे का सबसे पढ़ा लिखा, सबसे इंटेलिजेंट डॉन, जिसने अंडरवर्ल्ड को एक कॉर्पोरेट एजुकेटेड दिमाग दिया था, वो अब सदा शेड के लिए चुप हो गया था। और इस सारी कहानी का सबसे बड़ा आयरनी और ट्रेजेडी देखिए, मान्या सुर्वे के जाने के बाद दाऊद इब्राहिम के रास्ते का सबसे बड़ा और अकेला कांटा निकल गया। उसे मुंबई पर अक्षत राज करने का बिल्कुल खुला रास्ता मिल गया। मान्या का सफाया करके पुलिस और सिस्टम ने अनजाने में एक ऐसी बीमारी को बढ़ने और फैलने का मौका दे दिया जिसका इलाज देश को आज तक नहीं मिल पाया है। एक तरह से देखा जाए तो मान्या की मौत ने मुंबई में एनकाउंटर कल्चर का नया दौर तो शुरू किया, लेकिन साथ ही दाऊद की इंटरनेशनल टेरर नेटवर्क का रास्ता भी पूरी तरह साफ कर दिया। जो शख्स सिस्टम की गलती से पैदा हुआ था, उसे मारकर सिस्टम ने एक और बड़ी गलती कर दी। मान्या के साथ जो हुआ था वैसे ही आज भी कईयों के साथ होता है। इसीलिए कहते हैं, विलन्स आर नॉट बॉर्न, दे वर मेड बाय सोसाइटी, दे वर मेड बाय पॉलिटिशियंस, दे वर मेड बाय दिस फ्रिकिंग करप्ट सिस्टम। दोस्तों, आखिर में कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें कि इस सिस्टम ने जो मान्या सुर्वे के साथ किया
वो चाहिए था या गलत? और अगर आपके साथ वैसा हुआ तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में बताना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।